हेलो फ्रेंड्स, सोयल एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के हिंदी शिक्षण के अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो बचे हुए क्वेश्चन थे उनको हम लोग कवर करेंगे। दोस्तों, इनकी 2 वीडियो अपलोड कर दी गई थी। उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोगों ने उन वीडियो को अच्छे से देख लिया होगा। दोस्तों, अगर कहीं पर भी कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट्स बॉक्स में हमें कमेंट्स जरूर करिएगा। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, जिससे दोस्तों उनकी भी कुछ हेल्प हो सके और उनके भी अच्छा स्कोर होने में दोस्तों हेल्पफुल साबित हो सके। तो दोस्तों, शुरू करेंगे आज की इस वीडियो को। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जितने भी बचे हुए हमारे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के हिंदी शिक्षण के अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं उनको यहाँ से कवर करेंगे। तो दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सोयल एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, यहाँ से शुरू करेंगे आज की इस वीडियो को, और वीडियो को दोस्तों बिना स्किप किए हुए एंड तक ज़रूर देखिए। तो आज का दोस्तों पहला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि संबोधन चिन्ह कब लगाया जाता है। तो ये चिन्ह विस्मयबोधक अवयवों और मनोविकार सूचक शब्दों, वाक्यांशों और वाक्यों के अंत में लगाया जाता है संबोधन चिन्ह। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि योजक चिन्ह से आप क्या समझते हैं। तो योजक चिन्ह युगल के 2 शब्दों के बीच उनको एकीकरण के लिए लगाते हैं, जैसे कि गुरु शिष्य। तो देखिए यहाँ पे गुरु लिखा हुआ है इस तरीके से, और इसमें क्या ये जो चिन्ह लगा ये योजक चिन्ह होता है। ठीक है, ये हो जाएगा गुरु शिष्य। तो ये जो चिन्ह लगा हुआ है ये हो जाता है योजक चिन्ह, ठीक, जिसको डैश कहते हैं। परंपरा सदैव चलती रहनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये डैश लगा हुआ है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर फिर आता है कि पूर्ण विराम और अल्प विराम में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर पूर्ण विराम और अल्प विराम में पूछ रहा है। ठीक है, तो पूर्ण विराम का अर्थ है पूरी तरह रुकना या ठहरना। सामान्यतः जहाँ वाक्य की गति अंतिम विराम ले वहाँ पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं, जैसे रवि खेलता है। समझिए, रवि खेलता है तो बात क्या हुई, बात हमारी पूर्ण हो गई, तो यहाँ पर लगेगा पूर्ण विराम। ठीक, रहीम और करीम विद्यालय गए थे। ठीक, तो बात यहाँ पर भी खत्म हो गई, तो यहाँ पर लग जाएगा पूर्ण विराम, यानी फुल स्टॉप यहाँ पर लग जाता है। ठीक, दूसरा समझिए, अल्प विराम में क्या होगा। अल्प विराम का प्रयोग पढ़ते अथवा बोलते समय थोड़ा रुकने के लिए किया जाता है, जैसे श्वेता, श्रुति और मीना अपनी कक्षा में प्रथम आए। मेरे पिताजी, देखिए यहाँ पर लगा हुआ है मेरे पिताजी, हल्का सा विराम लगा हुआ, चिन्ह लगा हुआ है, अल्प विराम का चिन्ह लगा हुआ। तो देखिए मेरे पिताजी, यहाँ पर देखिए अल्प विराम का ये चिन्ह लगा हुआ है, जो कि एक सरकारी अधिकारी हैं, उनका स्थानांतरण कानपुर हो गया है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर ये लगा हुआ एक चिन्ह है, यहाँ पर ये एक चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है, ये अल्प विराम का चिन्ह होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर फिर आता है कि अल्प विराम का प्रयोग कब किया जाता है। तो वाक्य को अल्प समय या विराम देने के लिए कॉमा, ये जो होता है, ठीक है, इसको लगाया जाता है। कॉमा को ही अल्प विराम कहते हैं। तो कॉमा यानी अल्प विराम लग जाने से वाक्य का अर्थ बदल जाता है, जैसे जगाओ, देखो कॉमा लगा हुआ है यहाँ पे, यानी अल्प विराम लगा है, मत सोने दो, यानी जगाओ, इसका अर्थ हो जाएगा मत सोने दो, यानी जो सो रहा है उसको जगा दो, उसको मत सोने दो। ठीक है, उसके बाद अगला देखिए, जगाओ मत। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, कॉमा यहाँ पर कहाँ लगा हुआ, जगाओ मत सोने दो, यानी जो सो रहा है उसको जगाइए मत, उसको सोने दीजिए। ठीक, तो समझिए यहाँ से इस कॉमे का यानी जो अल्प विराम होता है इसका रोल क्या हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर फिर आता है कि लेखन शिक्षण से आप क्या समझते हैं। तो जब ध्वनियों को संकेतों और प्रतीकों के माध्यम से लिपिबद्ध किया जाता है तो इस प्रक्रिया को लेखन कहा जाता है। अगला, लेखन कितने प्रकार का होता है। तो लेखन 3 प्रकार का होता है, सुलेखन, अनुलेखन और श्रुति लेखन। सुलेखन हो जाएगा जैसा लिखा हुआ है किताब में वैसे देख के कॉपी पर लिखना, अच्छी हैंडराइटिंग में, ये हो जाएगा सुलेख। अनुलेखन में जैसा लिखा हुआ को लिखना इसे, और श्रुति लेख होता है अध्यापक बोलता है और दूसरा यानी स्टूडेंट जो होता है वो लिखता है, तो यहाँ पर हो जाएगा श्रुतिलेख। श्रुत का मतलब ही होता है सुनकर लिखना। ठीक है, अगला यहाँ पर आता है कि लेखन शिक्षण की प्रमुख विधियाँ बताइए। तो लेखन शिक्षण की प्रमुख विधियाँ हैं रूपरेखानुकरण विधि, उसके बाद स्वतंत्र अनुकरण विधि, उसके बाद मांटेसरी विधि और जैकपॉट पेस्टोलॉजी विधि। यहाँ पे तो ये लेखन शिक्षण की प्रमुख विधियाँ हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि लेखन शिक्षण के उद्देश्य बताइए। तो लेखन के प्रयास से सुडौल और सुंदर लेखन कौशल का विकास होता है। यहाँ पे यानी जब लेखन का प्रयास होता है तो उससे सुंदर हैंडराइटिंग का विकास हो जाता है। ठीक, लेखन विधि व प्रविधि से अवगत कराना और उनका अभ्यास कराना। अगला हो जाता है लेखन से भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने की योग्यता का विकास करना। ठीक है, यानी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको लिखकर प्रकट किया जाता है। अगला, लेखन दोषों के निराकरण से के उपाय बताइए, यानी लेखन
दोष जो होता है उसमें निराकरण के उपाय। तो छात्रों को बैठने का आसान समुचित होना चाहिए, यानी जहाँ पर छात्र लिखेगा है बैठ के, ठीक है, तो वो स्थान क्या होना चाहिए, यानी जो बैठने का स्थान है बहुत ही अच्छा होना चाहिए। झुककर लिखने की आदत उनकी ना पड़े, यानी सीधा सा अपनी कमर को बढ़िया सा सीधा करके वो लिखें। हिंदी वर्तनी संबंधी अशुद्धियों में सुधार हेतु अभ्यास कराया जाए और उसके बाद लिखने और तथा पढ़ने की क्रिया एक साथ होनी चाहिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, लेखन के जो दोष होते हैं उनका निराकरण हो जाता है, ठीक है, यानी जो कमियां होती हैं वो दूर हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, लेखन शिक्षण की 2 विशेषताएं लिखिए। तो इसकी 2 विशेषताएं हो जाएंगी, वर्तनी और व्याकरण की दृष्टि से इसमें शुद्धता होती है, अक्षर शब्द वाक्यों का स्पष्ट स्वरूप प्रस्तुत करना यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि लिखना सिखाने में ध्यान देने योग्य किन्हीं 2 बिंदुओं का उल्लेख कीजिए। तो छात्रों को बैठने का आसन समुचित होना चाहिए, शब्दों और अक्षरों में एकरूपता होनी चाहिए यहाँ पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि लिखित अभिव्यक्ति का प्रमुख आधार क्या है। तो प्रथम हो जाएगा वर्तनी और द्वितीय हो जाएगा व्याकरण सम्मत वाक्य रचना यहाँ पे। तो ये लिखित अभिव्यक्ति के प्रमुख आधार होते हैं, यानी प्रथम शुद्ध वर्तनी हो और दूसरा क्या हो, व्याकरण सम्मत वाक्य रचना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर फिर आता है कि अभिव्यक्ति के साधनों के नाम लिखिए। तो अभिव्यक्ति के साधन जाते हैं मौखिक साधन और लिखित साधन। तो अभिव्यक्ति का मतलब यहाँ पर होता है कि मनुष्य जो अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, ठीक है, तो वो 2 साधनों से करता है, या तो वो जाएंगे मौखिक साधन बोलकर या फिर वो लिखकर यानी लिखित साधन के माध्यम से, ठीक है, यानी लिपि के माध्यम से। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि बच्चों को लिखना सिखाते समय बैठने का ढंग कैसा होना चाहिए। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन है ये। तो बच्चों को लिखना सिखाते समय बैठने का ढंग उपयुक्त हो। देखिए आप लोग टीचर फ्यूचर के बनने जा रहे हैं, तो आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि जो बच्चों को लिखना सिखाते समय बैठने का ढंग उपयुक्त हो, रीढ़ की सीधी हो बिल्कुल, ठीक है, झुककर लिखने की आदत उनकी ना पड़ने पाए। जैसे कुछ लोग होते हैं बहुत ज़्यादा झुककर लिखते हैं, तो उससे उनको प्रॉब्लम होगी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, तो लिखते समय आँख से कागज़ की दूरी कितनी होनी चाहिए। तो लिखते समय आँखों से कागज़ की दूरी 35 सेंटीमीटर या 14 इंच होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा दोस्तों, फ्यूचर के टीचर आप हैं इसलिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि लिखना सिखाते समय कलम पकड़ने की विधि क्या होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप बच्चों को लिखना सिखाएंगे, ठीक, तो क्या होगा, आप बताएंगे किस तरीके से कलम यानी पेंसिल को पकड़ना है, ठीक है। तो लिखना सिखाते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि कलम को सही तरीके से पकड़ा जाए, कलम तर्जनी मध्यमा और अंगूठे के बीच हो, कलम इस प्रकार पकड़ी जाए कि उंगलियों को वर्णों का आकार के अनुसार उन पर घुमाया फिराया जा सके, ठीक। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि सुलेख से आप क्या समझते हैं। तो गांधी जी ने लिखा, सुंदर लेख के बिना शिक्षा अपूर्ण है। सुंदर और स्पष्ट लेख को ही सुलेख कहा जाता है। स्पष्ट, पठनीय और आकर्षक लिखावट सुलेख की आधारशिला है, ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि शिरोरेखा किसे कहते हैं। 2 उदाहरण लिखते हुए समझाइए। तो वर्णों के ऊपर लगाई जाने वाली रेखा को शिरोरेखा कहा जाता है। जैसे 2 पाई के बराबर शब्दों के मध्य दूरी, जैसे राम कृष्ण, ठीक। 4 पाई की दूरी, जैसे राम आओ मोहन जाओ यहाँ पे, ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि मांटेसरी विधि का उपयोग कब किया जाता है, ठीक है। तो मांटेसरी विधि का उपयोग लेखन विधि में किया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर फिर आता है कि श्रुतुलेख का क्या उद्देश्य है। तो श्रुतुलेख का उद्देश्य किसी वाक्य को सुनकर शुद्ध और स्पष्ट लिखना और लेखन को सुधारना यहाँ पे, ठीक। तो ये श्रुतुलेखन का उद्देश्य आ जाएगा। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि भाषा शिक्षक के 4 प्रमुख कौशल कौन कौन से हैं। तो पहला यहाँ पर आ जाएगा शुद्ध उच्चारण वक्ता होना, दूसरा प्रवाहमय वक्ता होना, उसके बाद तीसरा हो जाएगा भाषा का संपूर्ण ज्ञान होना, चौथा हो जाएगा सुवाच्य लेखन में निपुणता है, यानी जो भाषा के शिक्षक होते हैं, ठीक है, उनमें कौन कौन सी क्वालिटी होती है वो यहाँ पर पूछी जा रही है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर फिर आता है कि अयोगवाह से आप क्या समझते हैं, ठीक। तो अयोगवाह अनुस्वर यानी जो अंग और आह होता है इनको कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये अंग और जो ये आह होता है, ठीक है, ये वर्ण क्या है, ये अयोगवाह है, ठीक है, अयोगवाह अनुस्वर हैं, क्योंकि ये ना तो स्वर के अंतर्गत आते हैं ना ही व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अंग और आह 2 अयोगवाह होते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, अयोगवाह आपके कौन कौन से हो गए, अंग और आह, ये 2 अयोगवाह हुए, ठीक। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के हिंदी विषय के अति लघुत्तरी प्रश्नों को कवर किया। तो दोस्तों जितने भी क्वेश्चन थे अति लघुत्तरी प्रश्न उनको हम लोगों ने 3 वीडियो के माध्यम से कवर कर लिया। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग तीनों वीडियो को ज़रूर पसंद करेंगे। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी साथी हैं सब में शेयर करिए दोस्तों, क्योंकि सभी का फ़ायदा
हो इससे, ठीक है। तो दोस्तों इससे सभी को हेल्प मिल जाए, सभी का स्कोर अच्छा सा एग्जाम में हो जाए, ठीक है। यानी किसी का भी कोई अति लघु उत्तरीय प्रश्न या बहुविकल्पीय प्रश्न उनके गड़बड़ ना हो। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों यहाँ से आप लोगों ने इन सभी पॉइंटों को अच्छे से समझ लिया होगा। दोस्तों अगर फिर भी कहीं पर भी कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट्स बॉक्स में हमें कमेंट्स करिए। दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सुहेल एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिए और अपनी स्टडी को कंटिन्यू जारी रखिए।